जय हिंद। देखिए, इस क्लास में हम आपको ब्रह्मांड और सौरमंडल को कंप्लीट एक क्लास में क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। देखिए, जो भी हम आपको पॉइंट बताएंगे वो एग्ज़ाम रिलेवेंट होगा, ना कि एक भी बात क्या होगा, बेफालतू होगा। मतलब कि हम जो भी बोर्ड पर एक एक पॉइंट लिख कर लाए हैं वो सब क्या है, इम्पोर्टेंट है। और हर एक पॉइंट लिखा हुआ आपके एग्ज़ाम के लिए क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। मतलब हर एक बात को हम आपको समझाते हुए और याद करवाते हुए हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि हम आपको रटवा रहे हैं। हर एक बात आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाते जाएंगे, जिससे कि आपको क्या होगा, याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो जितना भी पॉइंट बताएंगे उसको आप ज़रूर रिलेट करते हुए याद रखिएगा, ताकि जितना भी पॉइंट बताएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। चलिए पहले क्या लिखा है देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है ब्रह्मांड और सौरमंडल। क्या लिखा है? ब्रह्मांड और सौरमंडल, मतलब यही टॉपिक है। देखिए, ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या पढ़ना होता है, सौरमंडल। देखिए, पहले देखते हैं ब्रह्मांड को। किसको देखते हैं? ब्रह्मांड को। चलिए देखते हैं, क्या देखते हैं, पहले देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में। किसके बारे में? ब्रह्मांड के बारे में। देखिए, ब्रह्मांड कैसे बना है, ब्रह्मांड कैसे बना है, इसके निर्माण के लिए बहुत सारे थ्योरी दिया गया है। थ्योरी मतलब सिद्धांत दिया गया है। इसमें से एक सिद्धांत है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है महाविस्फोट का सिद्धांत। क्या नाम है? महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, हिंदी में बोलते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत। देखिए, ब्रह्मांड कैसे बना है इसके लिए बहुत सारे सिद्धांत दिया गया, लेकिन सबसे जो फेमस है उसका नाम क्या है, महाविस्फोट का सिद्धांत। क्या है? महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी। चलिए पहले समझते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत होता क्या है। देखिए, ब्रह्मांड जो है लिखे हैं, ब्रह्मांड मेनली दो चीज़ से मिलकर बना होता है। एक बना होता है पदार्थ से, दूसरा बना होता है ऊर्जा से। जिसमें कि सबसे अधिक मात्रा किसका होता है, जैसे हम ऊपर तीर लगाएं इसका मतलब हुआ अधिक। मतलब कि पूछेगा ब्रह्मांड कितने चीज़ों से मिलकर बना है, तब बताइएगा ब्रह्मांड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ, एक पदार्थ एक ऊर्जा। किससे किससे? एक पदार्थ और दूसरा ऊर्जा। आप पढ़े होंगे पदार्थ के बारे में, उतना डिटेल से हम यहाँ पदार्थ के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, लिखा हुआ है ब्रह्मांड। क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मांड कितने चीज़ों से मिलकर बना है? दो चीज़, पदार्थ और ऊर्जा। पदार्थ में छोटा से छोटा क्या हो सकता है? पदार्थ में छोटा से छोटा हो सकता है परमाणु। क्या हो सकता है? परमाणु। और बड़ा से बड़ा कहाँ तक हो सकता है? आकाशगंगा। क्या हो सकता है? बड़ा से बड़ा हो सकता है आकाशगंगा। मतलब पदार्थ में छोटा छोटा परमाणु, बड़ा से बड़ा आकाशगंगा, इतने बड़े पदार्थों और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। आपसे पूछेगा ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो आप बोल लिएगा पदार्थ और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। ब्रह्मांड समझ गए होंगे आप। चलिए आप समझते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत। क्या समझते हैं? महाविस्फोट का सिद्धांत। देखिए, छोटा से छोटा कितना छोटा हो सकता है? परमाणु। क्या? परमाणु। इस परमाणु के बारे में देखा गया कि इस परमाणु के बारे में देखा गया कि इस परमाणु का आयतन क्या था? बहुत ही कम था। आयतन क्या था? बहुत ही कम था। ये परमाणु जो था, परमाणु का आयतन बहुत ही कम था। आप पढ़े होंगे कि डी मतलब होता है घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान। क्या होता है? मास बट्टे वॉल्यूम। क्या होता है? मास बट्टे वॉल्यूम। मतलब इसका द्रव्यमान, इसका आयतन क्या था? कम था। आयतन कम होने की वजह से इसका घनत्व क्या था? बहुत ही अधिक था। इसका घनत्व और ताप क्या था? बहुत ही अत्यधिक था। इसका घनत्व और ताप अत्यधिक था और आयतन कम होने की वजह से ये जो परमाणु था, ये परमाणु क्या होने लगा? संकेंद्रित होने लगा। संकेंद्रित मतलब क्या होना? सिकुड़ने लगा। क्या होना? क्या होने लगा? संकेंद्रित। संकेंद्रित क्या होने लगा? संकेंद्रित अर्थात सिकुड़ने लगा। क्या होने लगा? सिकुड़ने लगा, मतलब एकजुट होने लगा, जिसको बोलते हैं घनत्व। क्या बोलते हैं? घनत्व। ये बहुत ही संकेंद्रित होने लगा। क्या होने लगा? संकेंद्रित मतलब सिकुड़ने लगा, जिसके कारण इसमें क्या हुआ? इसमें हो गया विस्फोट। क्या हो गया? विस्फोट। मतलब ये क्या हुआ? फट गया। क्या हुआ? फट गया। जिसके कारण इसमें विस्फोट होने के बाद ये जो था,
ये आग के लावा के रूप में बाहर निकला। किसके रूप में? विस्फोट होने के बाद कैसे निकला? लावा के रूप में। लावा किसको बोलते हैं? जो कि आग से धधकता हुआ क्या होता, लावा के रूप में क्या निकला? विस्फोट हुआ। क्या हुआ? विस्फोट होने के बाद इसमें जो ईंधन निकला, ईंधन किसके रूप में निकला था? लावा के रूप में। किसके रूप में? लावा के रूप में निकला। और ये क्या हुआ? लाखों करोड़ों वर्ष बाद, कितना? लाखों करोड़ों अरबों वर्ष के बाद क्या हुआ? ये ठंडा हुआ। क्या हुआ? ठंडा हुआ। तो आज से कितना वर्ष बाद ये ठंडा हुआ? ये हुआ आज से, मतलब प्रेजेंट टाइम से 13.7 अरब वर्ष बाद। कितना? 13.7 अरब वर्ष बाद क्या हुआ? ये ठंडा हुआ। क्या हुआ? ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद किसका निर्माण हुआ? ब्रह्मांड का। किसका निर्माण हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ऐसा देखा गया कि ये ठंडा होने के बाद भी क्या हो रहा? ये विस्तृत हो रहा। क्या हो रहा? बढ़ रहा। मतलब ब्रह्मांड का निर्माण होने के बाद भी आज से 13.7 अरब वर्ष बाद ब्रह्मांड के निर्माण होने के बाद भी क्या हो रहा था? फैल रहा था। क्या हो रहा था? फैल रहा था। ऐसे फैलता ही जा रहा था। क्या हो रहा था? और फैलता ही जा रहा है। और अभी तक क्या हो रहा? फैलता ही जा रहा है। तो कैसे पता चला? इसके बारे में किसने बताया? तो एक मतलब वैज्ञानिक खगोल शास्त्री था जिसका नाम था एडविन हम्बल। ये आपको नहीं देख रहा होगा, हम बता रहे हैं। एडविन हम्बल ने बताया कि ये ब्रह्मांड क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? ये ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है। आपसे पूछेगा कि ब्रह्मांड तो बन गया, तो ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी हो रहा है, तब बताइएगा कि लगातार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। किसने बोला था? एडविन हम्बल ने। कैसे बताया था? रेड शिफ्ट के माध्यम से। किस माध्यम से? रेड शिफ्ट के माध्यम से एडविन हम्बल ने बताया कि यह ब्रह्मांड लगातार में क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। जब ब्रह्मांड 17.7 अरब वर्ष बाद ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इस 13.7 अरब वर्ष के बाद जा कर के देखा गया कि बहुत सारे नया नया आकाश पिंड का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड के बनने के बाद कितना वर्ष बाद? 4.6 अरब वर्ष बाद। ब्रह्मांड बनने के बाद 4.6 अरब वर्ष देखा गया कि नया नया पिंड बना। क्या बना? नया नया पिंड, मतलब आकाश से पिंड का निर्माण हुआ। नया नया आकाश पिंड का निर्माण क्या हुआ? तो हुआ आकाशगंगा का निर्माण हुआ, तारा का निर्माण हुआ, ग्रह का निर्माण हुआ, उपग्रह का निर्माण हुआ, क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ, धूमकेतु का निर्माण हुआ, उल्काएं का निर्माण हुआ। और ऐसे बहुत सारे आकाशीय पिंड का निर्माण हुआ। किससे? महाविस्फोट के सिद्धांत के बाद बहुत सारे आकाश पिंड का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड के बनने के बाद क्या हुआ? नया नया आकाश पिंड जो बना, कितने टाइम के बाद बना? 4.6 अरब वर्ष बाद बना। कौन कौन सा? ये बहुत सारे बना। इसी को हम किस में पढ़ते हैं? सौरमंडल में पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? सौरमंडल में। सौरमंडल में किसके बारे में पढ़ते हैं? ब्रह्मांड के बनने के बाद 4.6 अरब वर्ष बाद जो नया आकाश पिंड बना, ये नए आकाश पिंड को किस में पढ़ते हैं? सौरमंडल में पढ़ते हैं। ये जो हम पढ़ाएं आपको महाविस्फोट का सिद्धांत, ये किसने बताया था? तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था, एक खगोल शास्त्री था जिसका नाम था जॉर्ज लेमेंत्रे। किसने? जॉर्ज लेमेंत्रे ने महाविस्फोट का सिद्धांत दिया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताइएगा जॉर्ज लेमेंत्रे ने। किसने? जॉर्ज लेमेंत्रे ने। और जॉर्ज लेमेंत्रे कहाँ के रहने वाले थे? जॉर्ज लेमेंत्रे बेल्जियम के रहने वाले थे। कहाँ के? बेल्जियम के रहने वाले थे। और ये क्या थे? खगोल शास्त्री के साथ साथ क्या थे? पादरी थे। क्या थे? पादरी थे। और आगे जा कर के इसके संपूर्ण व्याख्या किसने दिया था? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाविस्फोट के सिद्धांत को व्याख्या किसने किया था? वो किया था जॉर्ज वेगनर ने। किसने? जॉर्ज वेगनर ने। आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा ये पहले समझिए। आपसे पूछेगा कि ब्रह्मांड के निर्माण से रिलेटेड कौन सा थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट है या मान्य है, तो आप बताइएगा कि महाविस्फोट का सिद्धांत। कौन? महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। आपसे ये पूछेगा कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, तो आप बताइएगा जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था। जॉर्ज लेमेंत्रे बेल्जियम के खगोल शास्त्री और पादरी थे। आगे जा कर के महाविस्फोट के सिद्धांत को व्याख्या किसने किया, तो वो किया था जॉर्ज वेगनर ने। किसने? जॉर्ज वेगनर ने। पूछेगा ब्रह्मांड किससे बना होता है, तो आप बताइएगा कि ब्रह्मांड परमाणु और आकाश पदार्थ और ऊर्जा का सम्मिलित रूप होता है। क्या? ब्रह्मांड।
महाविस्फोट के सिद्धांत में एक छोटा सा परमाणु था जिसका आयतन कम होने के वजह से उसका घनत्व और ताप अत्यधिक हो गया था, जिसके कारण परमाणु में अत्यधिक संकेंद्री हुआ। संकेंद्री होने के बाद क्या हुआ, परमाणु विस्फोट कर गया। परमाणु विस्फोट होने के बाद लाखों करोड़ों अरबों वर्ष के बाद क्या हुआ, ये लावा के रूप में जो विस्फोट हुआ था ये क्या हुआ, ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद किसका निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। आज से कितना समय वर्ष बाद, तो 13.7 अरब वर्ष बाद। आपसे पूछेगा कि ब्रह्मांड का निर्माण कितने समय पहले हुआ था, तो आप बताइएगा 13.7 अरब वर्ष बाद हुआ। ब्रह्मांड के निर्माण होने के बाद देखा गया कि ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है। तो ब्रह्मांड विस्तार कितने समय के बाद, 4.6 अरब वर्ष बाद देखा गया कि बहुत सारे नया नया आकाश पिंड का निर्माण हुआ। उस आकाश पिंड में क्या था, तो आकाशगंगा था, तारे था, ग्रह था, उपग्रह था, क्षुद्र ग्रह था, धूमकेतु था, उल्काएं था। ऐसे बहुत सारे नए नए आकाश पिंड का निर्माण हुआ। इस नए नए आकाश पिंड का निर्माण जो हुआ, इसको कहाँ हम पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं सौरमंडल में। कहाँ पढ़ते हैं, सौरमंडल में पढ़ते हैं। आपसे पूछेगा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, किसने बताया था, तो आप बताइएगा कि हम्बल ने बताया था। कौन, हम्बल ने बताया था। अपना किस सिद्धांत के अनुसार, रेड शिफ्ट के माध्यम से बताया था कि ब्रह्मांड लगातार विस्तार हो रहा है। ये था किसके बारे में था, ये था जॉर्ज लेमेंत्रे का महाविस्फोट सिद्धांत, जो कि ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में क्या है, सर्वाधिक परमाण्य है। क्या है, सर्वाधिक परमाण्य है। ऐसो तो ब्रह्मांड के बारे में बहुत से थ्योरी दिया गया, लेकिन महाविस्फोट का सिद्धांत जो है सबसे परमाण्य और सबसे सिद्ध है, जो अभी भी माना जाता है। चलिए आप देखते हैं किसके बारे में, तारों का निर्माण कैसे होता है। किसके बारे में, तारों का निर्माण कैसे होता है। इसको देखें, किसका निर्माण, तारे का जीवन काल बोलिए या तारों का निर्माण। इसको क्या करते हैं, देखते हैं, इसको मिटाते हैं। इससे एक बार लास्ट बार बोल देते हैं कि आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। आपसे पूछेगा कि ब्रह्मांड किससे मिलकर बना होता है, तो आप बताइएगा कि ऊर्जा और पदार्थ के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं। ब्रह्मांड के निर्माण में बहुत सारे थ्योरी दिया गया था, लेकिन एक थ्योरी था महाविस्फोट का सिद्धांत, जो कि सबसे क्या था, सिद्ध और परमाणु था, जो कि किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था। जॉर्ज लेमेंत्रे क्या थे, एक खगोल शास्त्री के साथ साथ एक पादरी थे। आगे जाकर व्याख्या किसने किया, जॉर्ज वेगनर ने किया था। और ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, किसने बताया था, एडविन हम्बल ने बताया था। ब्रह्मांड का निर्माण आज से कितना समय बाद हुआ, 13.7 अरब वर्ष बाद हुआ। ब्रह्मांड के निर्माण होने के बाद बोला गया कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है, लगातार विस्तार हो रहा है। तो ब्रह्मांड के निर्माण के बाद 4.6 अरब वर्ष बाद किसका निर्माण हुआ, बहुत सारे नए आकाश पिंड का निर्माण हुआ। इस नए आकाश पिंड के बारे में कहाँ पढ़ते हैं, सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आप देखते हैं, तारा का निर्माण बोलिए या तारा का जीवन काल बोलिए, तारा का चरण बोलिए, तारा का जितना भी स्थिति होता है उसको क्या करते हैं, पहले देखते हैं। चलिए आप देखते हैं तारा का निर्माण। क्या देखते हैं, तारा का निर्माण या तो तारा का जीवन काल। क्या देखते हैं, तारा का निर्माण या तारा का जीवन काल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टार, मतलब तारा कैसे बनता है, या तो लाइफ ऑफ स्टार मतलब तारा का जीवन काल। तारा बनने से पहले जो होता है, ब्रह्मांड में जो भी धूलकण और कण होते हैं, धूल और कण होते हैं, वो बिखरे हुए रहते हैं। क्या होते हैं, धूल और कण क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। कहाँ में, ब्रह्मांड में। अभी आपको बताया ब्रह्मांड में धूल और कण आपस में क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, मतलब विरल रहते हैं। क्या होते हैं, विरल मतलब कण क्या होते हैं, बिखरे हुए। क्या, बिखरे हुए रहते हैं। जैसे ही विरल धूल और कण, क्या धूल और कण विरल होते हैं, इस विरल में जैसे ही क्या होता है, संकेंद्री मतलब जैसे ही आपस में आने लगते हैं, क्या होता है, आपस आने लगते हैं, इसको बोलते हैं संकेंद्र। क्या होता है, संकेंद्र मतलब एकजुट होने लगते हैं। ये जो विरल धूल और कण था, इससे एकजुट होने लगते हैं, संकेंद्री होने लगते हैं, तो एक घना बादल के समान आ जाते हैं। क्या होता है, घना बादल का रूप ले लेता है। क्या लेता है, घना बादल का रूप ले लेता है। क्या करके, ये धूल और कण जो मतलब बिखरे हुए रहते हैं, विरल रहते हैं,
क्या होते हैं, आपस में संकेंद्रीय होकर इकट्ठा होकर के घना बादल के रूप में क्या करता है, निर्माण करता है। क्या करता है, घना बादल के रूप में निर्माण करता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निहारिका। क्या बोलते हैं, निहारिका बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेबुला। क्या बोलते हैं, नेबुला। आपसे पूछेगा कि नेबुला कैसे बनता है, आप बताइएगा कि धूल और कण आपस में संकेंद्रीय होने के वजह से एक घना बादल का निर्माण करता है, उसी को क्या बोलते हैं, निहारिका या नेबुला। यही निहारिका या नेबुला आगे चलकर क्या बनता है, तारा। क्या बनता है, तारा। आगे चलकर क्या बनता है, तारा। तारा में क्या होता है, तारों के अंदर होता है नाभिक संलयन। क्या होता है, नाभिक संलयन होता है। क्या होता है, नाभिक संलयन। नाभिक संलयन कहते किसको है, इसमें कि हाइड्रोजन क्या होता है, हीलियम के रूप में क्या होता है, परिवर्तित होने लगता है। क्या होता है, नाभिक संलयन का मतलब होता है कि दो, देखो संलयन का मतलब होता है जुटना। क्या होता है, जुटना। मतलब दो छोटे छोटे पदार्थ क्या होता है, जुट करके बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है। उसी प्रकार यहाँ क्या होता है, चार हाइड्रोजन, कितना, चार हाइड्रोजन मिल करके क्या करता है, हीलियम का निर्माण करता है। क्या करता है, हीलियम का निर्माण करता है। इसमें नाभिक संलयन में काफ़ी एनर्जी बनता है। क्या होता है, काफ़ी एनर्जी मतलब काफ़ी ऊर्जा बनता है। क्या बनता है, काफ़ी ऊर्जा बनता है। काफ़ी ऊर्जा बनने के बाद इसमें ईंधन के रूप में क्या होता है, ईंधन के रूप में प्लाज्मा अवस्था में बनता है। किस रूप में, प्लाज्मा अवस्था में बनता है। क्वेश्चन पूछेगा कि तारा में ईंधन किस रूप में होता है, तो आप बताइएगा कि प्लाज्मा के रूप में। प्लाज्मा क्या होता है, जब कोई पदार्थ अत्यधिक उच्च ताप ग्रहण कर लेता है तो क्या बनता है, वो प्लाज्मा की अवस्था में हो जाता है। मतलब प्लाज्मा की अवस्था में क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ क्या था, यहाँ था विरल, क्या था, धूल और कण क्या था, बिखरे हुए थे। जैसे ही धूल और कण आपस में क्या हुआ, संकेंद्रीय मतलब एकत्रित हुआ। क्या हुआ, एकत्रित होने की वजह से ये घना बादल के रूप में छाया। इसको बोलते थे नेबुला। नेबुला आगे जाकर के इसमें क्या हुआ, नाभिक के संलयन। नाभिक के संलयन होने के पश्चात ये जो धूल और कण संकेंद्रीय हुआ था और जाकर केंद्रित होने लगा। केंद्रित होने के बाद अंदर में क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ, ये आपस में खुद ही टकराने लगा। क्या हुआ, आपस में खुद ही टकराने लगा। आपस में खुद ही टकराने लगा, जिस वजह से जो गैस के रूप में था, गैस किस अवस्था में बदल गया, प्लाज्मा अवस्था। किसमें, प्लाज्मा अवस्था। इसका तापमान काफ़ी उच्च होता है। क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है। जब गैस को काफ़ी हीट कर देते हैं तो किस अवस्था में कन्वर्ट होता है, प्लाज्मा अवस्था। किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। ये ना ही द्रव अवस्था में रहता है, ना ही गैस अवस्था में रहता है। ये कैसा होता है, गाढ़ा फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म रहता है, गाढ़ा फॉर्म। जैसे आप दही देखे होंगे, दही कैसा होता है, ना ही वो लिक्विड होता है, ना ही वो गैस मतलब ना ही वो लिक्विड होता है पूरी तरह से। वो क्या होता है, एक गाढ़ा के रूप में होता है। उसी अवस्था में क्या होता है, प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा यह अत्यधिक उच्च तापमान होता है। किसका, तारा का। तारा का उच्च तापमान होता है। किस फॉर्म में, किस फॉर्म में रहता है, प्लाज्मा के फॉर्म में। आपसे पूछेगा कि तारा में ईंधन किस रूप में होता है, तो आप बताइएगा प्लाज्मा अवस्था में ईंधन रहता है। जैसे ही तारा से क्या होता है, ईंधन क्या होता है, तारा से ईंधन क्या होता है, समाप्त होने लगता है। क्या होता है, समाप्त होने लगता है तो ये बनता है लाल दानव। क्या बनता है, लाल दानव। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेड जाइंट। क्या बोलते हैं, रेड जाइंट। क्या बोलते हैं, रेड जाइंट। मतलब लाल दानव का रूप लेता है। आपसे पूछेगा कि जैसे तारे से ईंधन समाप्त होने लगता है तो किसका निर्माण होता है, तो आप बताइएगा कि लाल दानव का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लाल दानव। और लाल दानव का आकार क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है। क्या होता है, जैसे तारे से ईंधन समाप्त होता है तो लाल दानव का रूप लेता है और इसका ईंधन क्या होता है, ईंधन समाप्त होने की वजह से लाल दानव का रूप लेता है। इसका आकार क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो आकार कितना बढ़ सकता है, लाल दानव का एक तो आकार तो फिक्स होगा, कितना बढ़ सकता है। तो अगर लाल दानव का आकार सूर्य के द्रव्यमान, क्या, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना, 1.44 गुना मतलब लगभग 1.5 गुना। क्या है, लगभग 1.5 गुना। मतलब सूरज के द्रव्यमान का लगभग 1.5 गुना अगर लाल दानव का द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान के 1.5 गुना से छोटा रहेगा। क्या, सूरज का द्रव्यमान के 1.5 गुना से अगर लाल दानव का द्रव्यमान छोटा रहेगा तो किसका रूप लेगा, वह श्वेत बामन के रूप लेगा। किसका, श्वेत बामन तारा बनेगा। क्या बनेगा, श्वेत बामन तारा मतलब छोटा तारा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा तारा के रूप में क्या होगा, उसका
अंत होगा। क्या होगा? मतलब वो छोटे तारे के रूप में क्या होगा? मर जाएगा। क्या होगा? मर जाएगा या समाप्त हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। देखिए, लाल दानव से दो कंडीशन बनता है। यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से कम होता है तो वह बनता है श्वेत वामन। क्या बनता है? श्वेत वामन। ये छोटा तारा होता है। क्या होता है? छोटा तारा होता है। क्या होता है? छोटा तारा होता है। और छोटा तारा का मृत्यु जो होता है वो किस में होता है? श्वेत वामन में। किस में? श्वेत वामन में। इसीलिए इसको बोलते हैं जीवाश्म तारा या मृत तारा। मतलब पूछेगा कि लाल दानव, मतलब लाल दानव का रूप छोटे तारों के रूप में मृत्यु होता है, उसको क्या बोलते हैं? आप बताइएगा। उसको बोलते हैं श्वेत वामन, या उसी को बोलते हैं जीवाश्म तारा या मृत तारा। आपसे पूछेगा कि लाल दानव मृत तारा या श्वेत वामन कब बनता है, तो आप बताइएगा कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से कम होता है तो वे श्वेत वामन बनता है। क्या बनता है? श्वेत वामन बनता है। क्या बनता है? श्वेत वामन बनता है। इसमें कि श्वेत वामन में लगभग कि ये जो ईंधन होता है, ईंधन क्या होता है? लगभग समाप्त ही हो जाता है। जब इसमें श्वेत वामन से ईंधन पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाता है तो वो किसका रूप लेता है? काला वामन। काला वामन से ईंधन समाप्त होने की वजह से ये क्या होता है? चमकना बंद कर देता है। क्या करता है? चमकना बंद कर देता है। मतलब छोटे आकार के तारा का मृत्यु जो होता है किस रूप में होता है? वो होता है काला वामन श्वेत वामन के रूप में। किसके वामन? किस रूप में? श्वेत वामन। आगे जा करके काला वामन के रूप में मृत्यु होता है। आपसे पूछेगा छोटे तारों का अंत किस रूप में होता है, तो आप बताइएगा श्वेत वामन, जिसको बोलते हैं जीवाश्म तारा या मृत तारा। छोटे तारों का अंत किस रूप में होता है? श्वेत वामन के रूप में मृत्यु होता है। कब? यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूरज के 1.5 गुने से कम होता है तो किस रूप में बदलने लगता है? वे श्वेत वामन के रूप में बदलने लगता है। आगे जा करके यही लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना 1.44 लगभग 1.5 गुना के बराबर है। 1.44 लगभग 1.5 गुना के बराबर है। यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक होता है तो ये बड़े तारा का निर्माण होता है। क्या? ये बड़े तारा का रूप लेता है, जिसको बोलते हैं अभिनव तारा। क्या बोलते हैं? अभिनव तारा। इसमें क्या होता है? जैसे अभिनव तारा का निर्माण करता है, इसमें जितना भी हौला से हौला, मतलब हल्का से हल्का जो भी पदार्थ होता है वो भारी से भारी क्या होता है? पदार्थ में बदलने लगता है। जैसे अभिनव तारा के रूप में आता है, क्या होता है? हौला से हौला जितना भी हौला पदार्थ होता है वो किस में परिवर्तित होने लगता है? भारी पदार्थों में परिवर्तित होने लगता है। किस में? अभिनव तारा में। अभिनव तारा में भारी पदार्थों के रूप में परिवर्तित होने लगता है। इसीलिए इसको बोलते हैं विस्फोटक तारा। क्या बोलते हैं? विस्फोटक तारा। इसी को बोलते हैं सुपरनोवा। क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। आपसे पूछेगा विस्फोट तारा किसको बोलते हैं, तो आप बताइएगा अभिनव तारा को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसका द्रव्यमान क्या होता है? हौले पदार्थ भारी पदार्थों में परिवर्तित होने लगता है, जिस कारण से इसका गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? अधिक हो जाता है। जिस कारण से गुरुत्वाकर्षण अधिक होने की वजह से क्या होता है? इसके आपस का जो भी परमाणु होता है आपस में टकरा करके क्या करता है? विस्फोट करता है। क्या करता है? विस्फोट करता है। विस्फोट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं विस्फोट तारा। क्या बोलते हैं? विस्फोट तारा बोलते हैं। ये विस्फोट तारा आगे जा करके किसका निर्माण करता है? न्यूट्रॉन तारा। किसका निर्माण करता है? न्यूट्रॉन तारा का निर्माण करता है। न्यूट्रॉन तारा जो होता है, न्यूट्रॉन तारा, ये 2 तारा का निर्माण करता है। कितने तारा का निर्माण करता है? 2 तारा का निर्माण करता है। कौन कौन? एक करता है पल्सर, एक करता है क्वेसर। एक करता है पल्सर, एक करता है क्वेसर। देखिए, पल्सर का जो ताप होता है कभी कभी चमकता हुआ प्रतीत होता है, कभी बुझता हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है? पल्सर जो होता है तेजी से घूमता है। क्या होता है? नाम ही है पल्सर। पल्सर तारा क्या होता है? तेजी से घूमता है। आपसे पूछेगा कि कौन सा तारा तेजी से घूमता है, तो आप बताइएगा पल्सर। पल्सर में क्या होता है? अत्यधिक, मतलब उच्च क्या होता है? उच्च विद्युत चुंबकीय तरंग निकलता है। किससे? पल्सर से। घूमने की वजह से क्या निकलता है? उच्च विद्युत चुंबकीय तरंग। किससे? पल्सर से निकलता है। और क्वेसर कितना तारा का निर्माण होता है? आपसे पूछेगा कि न्यूट्रॉन तारा से कितने तारा का निर्माण होता है, आप बताइएगा 2 तारा। कौन कौन? पल्सर और क्वेसर। पल्सर अत्यधिक घूरता है, जिसके कारण से क्या निकलता है? उच्च विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलते हैं।
आगे जा कर के यही न्यूट्रॉन तारा किस में परिवर्तित हो जाता है? काला बावन। क्या? काला बावन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्लैक होल। क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। हम आपको शुरू से ही बताएं, अगर सन के द्रव्यमान का 1.5 गुना से अधिक होता है तो क्या बनता है? अभिनव तारा। अभिनव तारा क्यों बनता है? क्योंकि इसका लाल दानव का द्रव्यमान क्या होता है? अत्यधिक होने लगता है। अत्यधिक होने की वजह से ये अभिनव तारा में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण अधिक होने की वजह से इसी का अपना परमाणु आपस में टकरा करके क्या होता है? विस्फोट होता है, जिस कारण इसको क्या बोलते हैं? विस्फोट तारा बोलते हैं। आगे जा करके ये न्यूट्रॉन तारा का निर्माण करता है, और न्यूट्रॉन तारा आखिर में क्या होता है? काला बावन का रूप ले लेता है। काला बावन, जिसको बोलते हैं ब्लैक होल। क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। देखिए, ब्लैक होल जो होता है इसका घनत्व क्या होता है? अत्यधिक उच्च होता है। जब यहाँ ही घनत्व अधिक होने की वजह से यह विस्फोट कर गया था। विस्फोट होने के बाद बना न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा आगे जाकर काला बावन बना। इसका घनत्व क्या होता है? काफ़ी हाई होता है, इन्फिनिटी होता है। इसका घनत्व क्या होता है? बहुत ही उच्च, मतलब अनंत होता है। इतना घनत्व अनंत होता है कि अगर ब्लैक होल से प्रकाश भी गुजरता है तो उसको क्या करता है? अपने अंदर सोख लेता है। क्या करता है? सोख लेता है। ये ब्लैक होल ये छोटे आकार का होता है। छोटे आकार का होता है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। घनत्व उच्च होने की वजह से इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन ये जितना बड़ा से बड़ा, कितना भी विशाल चीज़ हो, इसको क्या करेगा? अपने अंदर क्या करेगा? ब्लैक होल समाहित कर लेगा। क्या करेगा? ब्लैक होल समाहित कर लेगा। प्रकाश कितना स्पीड से चलता है उसको भी अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। कौन? ब्लैक होल। आपसे पूछेगा कि ब्लैक होल प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने देता है, तो आप बताइएगा प्रकाश को अपने अंदर से ब्लैक होल नहीं गुजरने देता है, क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है? काफ़ी उच्च होता है। क्या होता है? काफ़ी उच्च होता है। ये था क्या? तारा का निर्माण। क्या था? तारा का निर्माण या तारा का जीवन काल कहिएगा। ये क्या था? तारा का निर्माण या तारा का जीवन काल। देखिए, यहाँ जो लिखे हैं, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना, इसी को बोलते हैं, अगर किसी भी तारा का द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम हो या अधिक हो, इसी को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा। जब किसी भी तारा का द्रव्यमान, जब भी किसी का स्टार मतलब तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक हो या बराबर हो या छोटा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा। इसीलिए चंद्रशेखर जो खगोल शास्त्री थे, भौतिक विज्ञान थे, उसको 1983 ईस्वी में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए, यहाँ लिखे हैं रंग देखकर, तारों का जीवन काल तारा का रंग देखकर आप बता सकते हैं। तारा का रंग किस पर निर्भर करता है? तो ताप पर निर्भर करता है। किस पर? ताप पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। का रंग किस पे निर्भर करता है? तो ताप पर निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए पूछेगा कि तारा का जीवन काल किसको देखकर बता सकते हैं, तो आप बताइएगा कि तारा का जीवन काल तारा के रंगों को देख कर के बता सकते हैं उसका जीवन काल। तारा का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तारा का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है, और तारा को रंग के देख करके हम बता सकते हैं तारा के जीवन काल के बारे में। तारा का 3 रंग होता है। एक होता है नीला रंग, एक होता है नारंगी रंग, एक होता है लाल रंग। जब तारा का रंग नीला व सफ़ेद होता है तो वो युवा अवस्था को दर्शाता है। किस अवस्था को? युवा अवस्था को। मतलब कि तारा अभी क्या है? युवा अवस्था में है। उसका तापमान काफ़ी क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? काफ़ी अधिक होता है। जब वह नारंगी रूप के दिखता है, अगर तारा का रंग नारंगी दिखता है तो किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ अवस्था में होता है। उसका तापमान क्या होता है? मध्य ताप होता है। क्या होता है? तापमान मध्य होता है। अगर वो लाल रंग का दिखता है, किस रंग का? लाल रंग का दिखता है, तो क्या हो गया? वृद्ध अवस्था हो गया। क्या हो गया? मतलब वो तारा बूढ़ा हो गया है। और उसमें कैसा तापमान होगा? निम्न तापमान होगा। कम से कम कितना तापमान होगा? कम 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। आपसे पूछा गया कि तारा का निम्न तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछेगा कि तारा का निम्न तापमान कितना होता है, तो आप बताइएगा 6000 डिग्री सेल्सियस, या तारे का पृष्ठ ताप कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए, यहाँ लिखे हैं न, लाल रंग किस में होता है? वृद्ध अवस्था में। यही जब ईंधन समाप्त होने लगता है तारा किस रूप में बदलने लगता है?
लाल दानव के रूप में बदलने लगता था। ये क्या था, ये जो पूरा बताइए है तारों का जीवन काल या तारा का निर्माण, तारा का जीवन काल या तारा का निर्माण। एक बार पूरा बोल देते हैं। देखिए ब्रह्मांड में जितने भी वायु हो, ब्रह्मांड में जितने भी धूल और कण होते हैं वो खुली अवस्था मतलब विरल अवस्था में होता है, आपस में मिले हुए नहीं होता है। जैसे ये विरल धूल और कण विरल आपस में संकेंद्रीय होते हैं तो ये घना बादल के रूप में छा जाते हैं या रूप लेते हैं, जिसको बोलते हैं निहारिका। क्या बोलते हैं, निहारिका। निहारिका आगे जाकर संकेंद्रीय होकर किसका निर्माण करता है, तारा का निर्माण करता है। तारा में क्या होता है, नाभिक के संलयन होता है, जिस कारण से इसमें क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा प्राप्त होता है तो इसमें ईंधन बनता है। किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। जैसे ही ईंधन समाप्त होने लगता है वो क्या बनता है, वो बनता है क्या, लाल दानव। क्या बनता है, लाल दानव। लाल दानव जैसे ईंधन समाप्त होता है जिसका आकार क्या होने लगता है, आकार बड़ा होने लगता है। आकार बड़ा होने लगता है तो वो बनता है छोटा तारा और बड़ा तारा। छोटा तारा कब बनता है, अगर सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से कम होता है, मतलब चंद्रशेखर सीमा से कम होता है तो ये श्वेत वामन बनता है, जिसे बोलते हैं मृत तारा या जीवाश्म तारा। जैसे श्वेत वामन ही क्या कहलाता है, जीवाश्म तारा या मृत तारा। ये जब से इससे श्वेत वामन से ईंधन पूर्ण तरह समाप्त हो जाता है तो क्या बनता है, काला वामन। इस तरह से छोटे तारों का क्या होता है, अंत होता है। छोटे तारों के बाद बनता है बड़ा तारा। बड़ा तारा कब बनता है, जब सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से क्या होता है, अधिक होता है, मतलब चंद्रशेखर सीमा से क्या होता है, अधिक होता है। तो क्या बनता है, चंद्रशेखर सीमा से अधिक होता है तो बनता है बड़ा तारा। बड़ा तारा में क्या बनता है, अभिनव तारा। अभिनव तारा अपने द्रव्यमान के कारण इसमें गुरुत्वाकर्षण अधिक होने की वजह से इसका परमाणु आपस में टकराता है, जिस कारण से क्या करता है, विस्फोट होता है। इसको बोलते हैं सुपरनोवा। आगे जाकर के ये क्या बनता है, न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा दो भागों में बनता है, एक बनता है पल्सर, एक बनता है क्वेसर। पल्सर क्या होता है, तेजी से घूमता है, जिस कारण से उच्च मैग्नेटिक फील्ड उच्च विद्युत चुंबकीय विकिरणें निकलते हैं। क्या होता है, उच्च विद्युत चुंबकीय विकिरणें निकलते हैं। एक होता है क्वेसर, दो भागों में बढ़ता है। आगे चल करके इसका द्रव्यमान, इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होने की वजह से क्या बनता है, ब्लैक होल, जिसको बोलते हैं काला वामन। ब्लैक होल का घनत्व अधिक होने की वजह से ये प्रकाश जैसे अत्यधिक स्पीड को भी क्या होता है, नहीं गुजरने देता है। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक किसका घनत्व होता है, तो आप बताइएगा ब्लैक होल। ब्लैक होल किसी भी पदार्थ को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता है। ये क्या था, ये था तारों का निर्माण या तारों का जीवन काल। तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है, उसके पृष्ठ ताप पर। किस पर, उसके पृष्ठ ताप पर। उसके रंगों को देख करके तारा का अवस्था को बता सकते हैं। अगर वो नीला है, वह सफ़ेद है, तो वह किसका कौन सा अवस्था बताएगा, युवा अवस्था, जिसमें कि तापमान क्या होता है, अधिक होता है। अगर वह नारंगी है तो उसमें को बोलते हैं प्रौढ़ अवस्था, जिसमें कि तापमान क्या होता है, मध्य होता है। अगर लाल रंग रहता है तो उसको बोलते हैं वृद्ध अवस्था, उसमें क्या होता है, तापमान काफ़ी निम्न होता है, जिसका तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। आप पूछेगा कि तारों का पृष्ठ ताप या निम्न ताप कितना होता है, तो आप बताइएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला देखते हैं आकाश गंगाओं के बारे में। किसके बारे में, आकाश गंगाओं के बारे में। चलिए देखते हैं आप तारा के निर्माण के बाद क्या देखते हैं, आप देखते हैं आकाश गंगा के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, आकाश गंगा के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं गैलेक्सी। क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। देखिए आकाश गंगा होता क्या है, आकाश गंगा जो होता है ये असंख्य तारों, मतलब ये क्या होता है, एक प्रकार के तारों का समूह होता है। लेकिन इसमें तारा एक दुगने रहता है, इसमें असंख्य तारा रहता है, बहुत सारे तारा रहता है। कितना रहता है, बहुत सारे ताराओं के समूह क्या बोलते हैं, आकाश गंगा। पूछेगा आकाश गंगा क्या होता है, तो बताइएगा कि असंख्य तारों के समूह को क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं। और इसकी आकृति के आधार पे, क्या, शेप के आधार पे, किसके आधार पे, शेप के आधार पे, मतलब आकार के आधार पे इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। जिसमें कि कौन कौन सा आकार इसको देखने को मिला है, सर्पिलाकार, दीर्घवृत्ताकार और अनियमितकार। मतलब कि जिसमें कि सबसे अधिक क्या देखने को मिला है, कैसा है, आकाश गंगा का सबसे अधिक आकार कैसा देखा गया है, स्पाइरल। क्या देखा गया है, स्पाइरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्पिलाकार। कैसा देखा गया है, सर्पिलाकार, रिंग के तरह। कैसे देखा गया है, रिंग के तरह, जिसको बोलते हैं स्पाइरल। कैसा कैसा बोलते हैं, स्पाइरल। क्या बोलते हैं, स्पाइरल, हिंदी में सर्पिलाकार। जिसमें कि दीर्घवृत्त इतना अच्छा ज़्यादा नहीं देखा गया और नियमित भी ज़्यादा नहीं देखा गया। सबसे ज़्यादा मान्य कौन है, मान्य है स्पाइरल। क्या है, स्पाइरल, जिसको बोलते हैं सर्पिलाकार। पूछेगा आकाश गंगा का अधिकतर आकृति कैसा है, तो आप बताइएगा सर्पिलाकार। कैसा है, सर्पिलाकार है। कैसा है, सर्पिलाकार है। देखिए इसमें से
जिसमें कि 3 आकाश गंगाओं का स्पेशल नाम होता है। क्या होता है? इसमें 3 आकाश गंगाओं के समूह का उसका स्पेशल नाम होता है, जिसको क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर बोलते हैं। पूरा ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाश गंगा है। क्या है? हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाश गंगा है। कितना आकाश गंगा है पहले उसको देखते हैं। देखिए, हमारे ब्रह्मांड में ये एग्जाम पॉइंट से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाश गंगा है। कितना है? बहुत सारे आकाश गंगा। कितना आकाश गंगा है? हमारा ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा है। कितना? 100 अरब आकाश गंगा, जो कितना होता है? 10⁻11। कितना होता है? 10⁻11। आपसे पूछेगा कि ब्रह्मांड में कितना आकाश गंगा है तो आप बताइएगा 100 अरब, संख्या में 10⁻11 आकाश गंगा। कितना? 100 अरब 10⁻11 क्या है? आकाश गंगा है। और एगो आकाश गंगा में 100 अरब तो आकाश गंगा है, लेकिन एक आकाश गंगा में कितना तारा है? एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। कितना है? 100 अरब तारे हैं, संख्या में 10⁻11। कितना? 10⁻11। तो टोटल तारा कितना हो जाएगा? चूँकि 100 अरब आकाश गंगा है और एक आकाश गंगा में कितना तारा है? 100 अरब तारा है। मतलब तारों की संख्या 10⁻11 और एक में कितना है तारा? 10⁻11। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 10⁻22 तारे। कितना होगा? 10⁻22 तारे। मतलब कि पूछेगा कि ब्रह्मांड में कितने कुल तारे हैं, तो कुल तारों की संख्या कितना है? 10⁻22। कितना है? 10⁻22 है। आपसे पूछेगा कुल तारों की संख्या 10⁻22, आकाशगंगा की संख्या कितना है? 10⁻11, और एक आकाशगंगा में तारा कितना होता है? 100 अरब, मतलब 10⁻11। सिंपल समझिए कि ब्रह्मांड में टोटल कुल कितने तारे हैं तो आप बताइएगा 10⁻22 तारे हैं। इसी आकाशगंगा में कितना आकाशगंगा है ब्रह्मांड में? 100 अरब आकाशगंगा में एक आकाशगंगा जिसका नाम है दुग्ध मेखला। क्या है? जिसका नाम है दुग्ध मेखला। ये क्या है? अपना आकाशगंगा है। क्या है? अपना आकाशगंगा। पूछेगा कि 100 अरब आकाशगंगा में अपन आकाशगंगा का नाम क्या है तो बताएंगे क्या? दुग्ध मेखला। क्या नाम है? दुग्ध मेखला। 100 अरब मतलब 10⁻11 आकाशगंगा में अपना एक आकाशगंगा है जिसका नाम क्या है? दुग्ध मेखला। क्या नाम है? दुग्ध मेखला। इसी को बोलते हैं मंदाकिनी, इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। क्या बोलते हैं? मिल्की वे। क्या बोलते हैं? मिल्की वे। देखिए, जब आकाशगंगा खुद स्पायरल है तो अपना मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला या मंदाकिनी, ये भी क्या होगा? स्पायरल होगा। क्या होगा? स्पायरल होगा। पूछेगा दुग्ध मेखला या मंदाकिनी का आकृति कैसा होता है, तब क्या बताइएगा? स्पायरल। क्या होता है? स्पायरल यानी कि सर्पिलाकार होता है। देखिए, यहाँ समझिए, ऐसे ऐसे 3 आकाशगंगा। कैसे कैसे? जो ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है, अगर 3 आकाशगंगा को मिलाते हैं तो उसका नाम अलग होता है, उसको बोलते हैं सुपर क्लस्टर। क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर बोलते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि 3 आकाशगंगा के समूह को क्या बोलते हैं, तब बताइएगा सुपर क्लस्टर। क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर। उसी में से अपना एक मंदाकिनी है, और मंदाकिनी के पास जो है एक आकाशगंगा है जिसका नाम है देवयानी। क्या है? देवयानी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोमेडा। और एक और है जिसका नाम है NGCH33। मतलब कि हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे, ये भी एक प्रकार का क्लस्टर में है। क्या है? सुपर क्लस्टर में है, जिसमें कि मंदाकिनी के सबसे नज़दीक कौन सा आकाशगंगा है? एंड्रोमेडा, जिसको बोलते हैं देवयानी, जो कि सबसे करीबी है। क्या है? करीबी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी के सबसे करीब आकाशगंगा का नाम क्या है, आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा एंड्रोमेडा, जिसको बोलते हैं देवयानी। क्या बोलते हैं? देवयानी। क्या बोलते हैं? देवयानी यानी देवयानी यानी एंड्रोमेडा। पूछेगा कितना दूर है तो आप बताइएगा 2.2 मिलियन ईयर। कितना? 2.2 मिलियन ईयर। मिलियन ईयर मतलब होता है 10⁻6 लाइट ईयर। कितना? 10⁻6 लाइट ईयर 2.2 गुना। मतलब कि हमारी आकाशगंगा से देवयानी कितना दूर है? 2.2 मिलियन ईयर। अगर संख्या में देखें तो 2.2 गुना 10⁻6 लाइट ईयर। क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मांड में जो दूरियां मापा जाता है, किस में मापा जाता है? लाइट ईयर में, मतलब प्रकाश वर्ष में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आप बताइएगा दूरी का। किसका? दूरी का।
उसी प्रकार मंदाकिनी से जो दूसरा जो तीसरा जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, NGCH33। चलिए अब देखते हैं कि इसी मंदाकिनी में अपना क्या है, सूरज है। क्या है, सूरज है। पूछेगा सूरज कहाँ में है, तब बताएगा कि हमारी मंदाकिनी यानी कि मिल्की वे में ही क्या है, सूरज है। मिल्की वे के सबसे किनारे भाग पर क्या है, सूरज है। क्या है, मिल्की वे के सबसे किनारे भाग पर क्या है, सूरज है। और सूरज एक प्रकार के क्या है, तारा है। क्या है, सूरज एक प्रकार का तारा है। इसके बाद जो पढ़ेंगे, सूर्य के बाद जो भी पढ़ेंगे सब किस में पढ़ते हैं, वो सब आ जाता है किस में, सौर मंडल में। किस में आता है, सौर मंडल में आता है। उसके बाद इतना क्या था, इतना सारा क्या था, वो था ब्रह्मांड। क्या था, ब्रह्मांड था। हमारी आकाशगंगा जिसका नाम है दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला के सबसे किनारी भुजा पर क्या है, सूर्य स्थित है। क्या है, सूर्य स्थित है। सूर्य एक प्रकार के क्या है, तारा है। सूर्य एक प्रकार के क्या है, तारा है। हम आपको तारा का पूरा जीवन काल पढ़ाए हैं। हम आपको पूरा तारा का जीवन काल पहले पढ़ाए हैं, तब जाकर के हम आपको ये बता रहे हैं कि इसके बारे में, आकाशगंगा के बारे में। हम तारे के बारे में पढ़ाएं कि जैसे ही तारे से क्या होता है, ईंधन समाप्त होता है। क्या होता है, ईंधन समाप्त होता है। वो क्या होता है, वो तारे बड़ा होने लगते हैं। क्या होता है, तारा बड़ा होने लगते हैं और कहाँ जाने लगते हैं, वो ब्लैक होल की तरफ जाने लगते हैं। किधर जाने लगते हैं, ब्लैक होल की तरफ जाने लगते हैं। तो ये जो मंदाकिनी होता है, मतलब आकाशगंगा, आकाशगंगा के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं। इसी वाले बल्ज वाले भाग में ही क्या होता है, ब्लैक होल होता है। क्या होता है, ब्लैक होल, जहाँ तारों का क्या होता है, अंत होता है। जैसे बताए थे कि जैसे ही तारा का क्या होगा, ईंधन समाप्त होगा तो क्या होगा, लाल बावन का रूप लेगा। और जैसे लाल बावन से और ईंधन समाप्त होगा, वो क्या होगा, रक्त बामन बनेगा, यानी काला बामन बनेगा। आगे जाकर कहाँ होगा, ब्लैक होल में इसका मृत्यु हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब कि आकाशगंगाओं के केंद्र वाले भाग को क्या बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं। जितना भी तारा है सबका मृत्यु कहाँ होगा, बल्ज वाले भाग में ही होगा। ये बल्ज वाले भाग को ही क्या बोलते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं। ये जो सूर्य है, हमारी आकाशगंगा मतलब मंदाकिनी अर्थात मिल्की वे का चक्कर तो कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड से लगाता है, तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब कि आप नज़र नहीं घुराइएगा कि पूरा क्या करेगा, सूर्य इस आकाशगंगा क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड से, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड से क्या करता है, एक राउंड का चक्कर लगाता है। तो एक राउंड के चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगता है, एक राउंड के चक्कर पूरा करने में से 25 करोड़ ईयर लगता है। मतलब 25 करोड़ वर्ष लगता है, साल लगता है। मतलब सूर्य हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का 250 किलोमीटर अगर चक्कर से चले, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से चले, तो इसका एक राउंड लगाने में उसे कितना समय लगता है, 30 करोड़ साल। कितना, 25 करोड़ साल। जो संख्या कितना होता है, 250 मिलियन। कितना होता है, 250 मिलियन। इसी को बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष। आपसे पूछेगा कि एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर कितना होता है, तब बताइएगा 25 करोड़ साल। कितना होता है, 25 करोड़ साल। मतलब की संख्या में 250 मिलियन। कितना, 250 मिलियन। पूछेगा कि सूर्य हमारी आकाशगंगा का चक्कर कितने समय में लगाता है, तो 25 करोड़ वर्ष, यानी संख्या में 250 मिलियन में क्या करता है, चक्कर लगाता है हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला को। इसी को बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष। आप देखते हैं पूरा मंदाकिनी के बारे में। किसके बारे में, मंदाकिनी में क्या होता है, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी में क्या है, सूरज है। सूरज के आगे जितना भी ग्रह होगा, सूरज के आगे जितना भी आकाश पिंड होगा, सब किस में आएगा, सौर मंडल में आएगा। किस में आएगा, सूरज के बाद जितना भी आकाश से पिंड होगा सब कहाँ में आएगा, सौर मंडल में। आप देखेंगे, क्या देखेंगे, सौर मंडल से पहले भी कुछ देखेंगे, किसको, तारा और तारा मंडल को। किसको देखेंगे, सौर मंडल में आने से पहले क्या देखेंगे, तारा और तारा मंडल को। तो चलिए लिखते हैं तारा और तारा मंडल को। अब देखते हैं हमारी आकाशगंगा। क्या है, हमारी आकाशगंगा जिसका नाम क्या है, हमारी आकाशगंगा जिसका नाम क्या है, मिल्की वे। क्या नाम है, मिल्की वे। पूरा ब्रह्मांड में कितना आकाशगंगा है, पूरा ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है। और 1 आकाशगंगा में कितना तारा है, 100 अरब तारा है। तो कुल तारा कितना हो गया, 10 पावर
22 तारा हो गया। और हमारी अपनी आकाशगंगा 100 अरब आकाशगंगा में हमारी अपनी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। क्या नाम है? दुग्ध मेखला। और यही दुग्ध मेखला के सबसे किनारे में क्या है? हमारा सूर्य। क्या है? सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य तारा है। क्या है? सूर्य क्या है? तारा है। पूछेगा कि सूर्य कहाँ में स्थित है, तो हमारी मिल्की वे मतलब मंदाकिनी के किनारे वाले भुजा में स्थित है। जब सूर्य से क्या होगा? ईंधन समाप्त होगा तो क्या बनेगा? लाल दानव। मतलब लाल दानव भी किधर बढ़ेगा? केंद्र की ओर बढ़ेगा। किधर बढ़ेगा? केंद्र की ओर बढ़ेगा। और जैसे ही लाल दानव क्या बनेगा? श्वेत वामन या काला वामन, वो भी कहाँ बढ़ेगा? केंद्र की तरफ बढ़ेगा। इससे पता चलता है कि जितना भी तारा था जिसका ईंधन समाप्त होते जाएगा, वह कहाँ जाएगा? आकाशगंगा के मध्य में। कहाँ जाएगा? आकाशगंगा के मध्य में। और आकाशगंगा के मध्य वाले भाग को क्या बोलते हैं? बल्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्ज बोलते हैं। ये आकाशगंगा के मध्य वाले भाग को ही बल्ज ही क्या होता है? ब्लैक होल होता है, जिसको बोलते हैं कृष्ण विवर। मतलब तारों का जो अंत होगा कहाँ होगा? ये मंदाकिनी अर्थात आकाशगंगा कहाँ होता है? मध्य में, जिसको बोलते हैं बल्ज या ब्लैक होल या तो तारों का अंत। आपसे पूछेगा तारों का अंत कहाँ होगा, तो आप बताइएगा कि आकाशगंगा के मध्य वाले भाग में। कहाँ? आकाशगंगा के केंद्र में। इसीलिए केंद्र क्या होता है? सघन होता है। क्या होता है? सघन होता है। जहाँ में क्या पाया जाता है? ब्लैक होल। कहाँ पाया जाता है? ब्लैक होल पाया जाता है। कहाँ? आकाशगंगा के मध्य वाले भाग में। और तारा का जो मृत्यु होगा कहाँ होगा? आकाशगंगा के मध्य वाले भाग में। ये जो सूर्य है हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी, क्या है? हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का चक्कर सूर्य कितना समय में लगाता है? सूर्य जो चक्कर लगाता है वह लगाता है 25, कितना समय में लगाता है? 25 लाइट ईयर। 25 करोड़ लाइट ईयर। कितना? 25 करोड़ लाइट ईयर में क्या करता है ये सूर्य? क्या करता है? किसका चक्कर लगाता है? हमारी आकाशगंगा, जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। कितना स्पीड से लगाता है? वह लगाता है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब कि 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से क्या करता है? हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला का चक्कर लगाता है। कौन? सूर्य। तो कितने समय में एक राउंड पूरा करता है? 25 करोड़ लाइट ईयर। कितना? 25 करोड़ लाइट ईयर, जो कितना होता है? 250 मिलियन। कितना होता है? 250 मिलियन प्रकाश वर्ष। कितना होता है? 250 मिलियन प्रकाश वर्ष में एक राउंड पूरा चक्कर करता है। कौन? सूर्य। कितना के स्पीड से? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में कितना चक्कर जाता है? एक सेकेंड में कितना दूरी तय करता है? 250 किलोमीटर। कितना? 250 किलोमीटर। यही जो 25 करोड़ लाइट ईयर लगता है इसको बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। पूछेगा कि ब्रह्मांड वर्ष, एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर कितना होता है? एक ब्रह्मांड वर्ष, क्या? एक ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर कितना होगा? एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर होगा 25 करोड़ लाइट ईयर। कितना होगा? 25 करोड़ लाइट ईयर मतलब 250 मिलियन। कितना होगा? 250 मिलियन। कितना होगा? 250 मिलियन। कितना? एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर 25 करोड़ लाइट ईयर या 250 मिलियन। कितना होगा? 250 प्रकाश वर्ष। कितना होगा? 250 मिलियन प्रकाश वर्ष। तो क्या बोलते हैं? उसको ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। ये जो आपको विशिष्ट तारों का समूह दिखता है, ये तारों का समूह कहाँ? हमारी आकाशगंगा के कितना दूर? हमारी आकाशगंगा के 3 गुना 10⁴ कितना? 3 गुना 10⁴ दूरी। ये जो दूरी दिख रहा है, सूर्य कहाँ पे स्थित है? 3 गुना 10⁴ प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। छोर पर। कहाँ? छोर पर सूरज स्थित है। क्या है? सूर्य। सूरज भी क्या है? एक प्रकार से तारा। मतलब ताराओं का जो समूह होता है, ताराओं का समूह कितना दूर पे स्थित है? वो स्थित है 3 गुना 10⁴ प्रकाश वर्ष। कहाँ? बल्ज मतलब आकाशगंगा के केंद्र से ये जो छोड़की होता है मतलब किनारा, उतना के बीच की दूरी कितना होता है? 3 गुना 10⁴ प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। क्या? सूर्य। इसी प्रकार ताराओं का एक समूह बनता है। क्या बनता है? ताराओं का एक आकृति बनता है। ताराओं का समूह का एक विशेष आकृति बनता है, जिसको बोलते हैं तारामंडल। क्या बोलते हैं? तारामंडल। तारा का जो होता है
तारा का एक विशेष आकृति का समूह बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं तारामंडल। क्या बोलते हैं? तारामंडल। इसीलिए इसके आकृति के आधार पर तारामंडल कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कि सेंट्रो हो गया, हाइड्रा हो गया, जिसमें कि हाइड्रा जो है सबसे बड़ा तारामंडल है। क्या है? सबसे बड़ा तारामंडल। आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा? हाइड्रा। देखिए यहाँ लिखे हैं एग्जाम पॉइंट। एग्जाम पॉइंट में क्या लिखे हैं? इसको याद करना, एग्जाम में यही पूछेगा। सबसे देखिए लिखे हैं यहाँ पे, तारों के समूह को क्या बोलते हैं? तारामंडल बोलते हैं। वर्तमान में तारामंडलों की संख्या कितना है? 89 है, जिसमें कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा है, जो कि हमारी आकाशगंगा से 3 × 10⁻⁴ लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष दूरी के बाद एक ताराओं का एक विशेष आकृति बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? तारामंडल। क्या बोलते हैं? तारामंडल बोलते हैं। इसका कई प्रकार होता है, जिसमें कि सेंट्रो, हाइड्रा, यही एग्जाम्पल पूछेगा। सेंट्रो क्या है? हाइड्रा क्या है? बृहद सप्तऋषि क्या है? लघु सप्तऋषि क्या है? मृग यानी ओरियन क्या है? उसके बाद सिग्नस क्या है? ये सब किसका एग्जाम्पल है? तारामंडल का एग्जाम्पल है। किसका? तारामंडल है। क्या है? तारामंडल है। इसी में हम आपको बताते हैं बृहद सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि, मृग सप्तऋषि। इसको याद करना, क्योंकि एग्जाम में यही दिया रहेगा कि ये क्या है, तो आप बताइए क्या है? तारामंडल है। क्या है? तारामंडल है। देखिए बृहद सप्तऋषि क्या लिखे हैं? बृहद सप्तऋषि इसको बोलते हैं बिग डीपर। क्या बोलते हैं? बिग डीपर बोलते हैं। उसके बाद इसको दूसरा को बोलते हैं लघु सप्तऋषि, यानी कि लिटल बियर। क्या बोलते? बृहद सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि तारामंडल कहाँ देखा जाता है? तब बताइएगा। बसंत ऋतु के समय में। कहाँ? नॉर्थ हेमीस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध में देखा जाता है। ये जो आकृति बनाए हैं, ये 7 ताराओं का समूह होता है। कितना? 7 ताराओं का समूह होता है। देखिए लिखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 ताराओं का समूह होता है, जो कि ये जो लिखा है बृहद सप्तऋषि को आंखों से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बृहद सप्तऋषि का आकृति है, इसे क्या कर सकते हैं? आंखों से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आंखों से देख सकते हैं। आपसे पूछेगा किस तारामंडल को आंखों से देखते हैं, तो बृहद सप्तऋषि यानी बिग डीपर को आंख से देख सकते हैं। ये क्या होता है? तारा चमकीला होता है। कैसा होता है? चमकीला होता है। लघु सप्तऋषि इंपॉर्टेंट है कि लघु सप्तऋषि के आगे वाला जो तारा होता है वो कौन सा तारा होता है? वो ध्रुव तारा होता है। क्या होता है? ध्रुव तारा होता है, जिसको कि पहले ध्रुव तारा का उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता था? दिशा ज्ञात करने में। कहाँ? व्यापारियों सब क्या करते थे? दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते थे? ध्रुव तारा। किसका? ध्रुव तारा का। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ध्रुव तारा का उपयोग किस लिए किया जाता था? दिशा निकालने के लिए। किसके निकालने के लिए? दिशा निकालने के लिए। और ध्रुव तारा कहाँ देखने को मिलता है? किस तारामंडल में? लघु तारामंडल में। कहाँ? लघु तारामंडल में क्या देखने को मिलता है? ध्रुव तारा। कौन सा तारा? ध्रुव तारा किस तारामंडल में दिखता है? लघु यानी सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि तारामंडल, यानी कि अर्सा माइनर में। कहाँ? अर्सा माइनर में देखने को मिलता है। एक होता है मृग तारामंडल। क्या होता है? मृग तारामंडल। इसको बोलते हैं हंटर। क्या बोलते हैं? हंटर या ओरियन। क्या बोलते हैं? हंटर या ओरियन। इसका जो मेन पर्पस होता था, इसका मेन पर्पस क्या होता था? ये शिकारी की तरह दिखता था। मतलब ये आसमान में इसकी आकृति कैसे दिखता था? शिकारी की तरह दिखता है। आपसे पूछेगा कि मृग या हंटर तारामंडल का आकृति कैसा दिखता है? एक शिकारी की तरह दिखता है, और ये क्या होता है? विशाल होता है। क्या होता है? विशाल होता है। ये भी ताराओं का समूह होता है। कितना? 7 ताराओं का क्या होता है? समूह होता है। 7 से अधिक भी हो सकता है। 7 ताराओं का समूह होता है, जिसमें कि ये जो 3 तारा होता है विशेष रूप से 1 2 3 4, 4 तारा के नीचे जो बीच में मध्य वाले भाग में होते हैं, उसको बोलते हैं कमर। क्या बोलते हैं? कमर या बेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमर या बेल्ट बोलते हैं। उसके बाद दक्षिण से किधर हो? दक्षिणी से किधर है? पश्चिम। आपसे पूछेगा कि मृग या हंटर या ओरियन के दक्षिण पश्चिम में कौन सा तारा स्थित है? तो आप बताइएगा साइरस। कौन सा तारा स्थित है? साइरस तारा स्थित है। ये क्या हो गया? ये हो गया तारामंडलों के बारे में। आप समझते हैं तारा के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? तारा के बारे में समझेंगे। तारा की संख्या कुल कितना है? 10⁻22। कितना है? 10⁻22 तारा है, यानी कि 100 अरब तारे हैं। कितना है? 100 अरब तारे हैं। और प्रत्येक तारे किस में स्थित है? आकाश गंगा में स्थित है। और आकाश गंगा की संख्या कितना है? 100 अरब, यानी कि 10⁻11 क्या है? हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगा स्थित है।
और इसी आकाशगंगा में एक अपना आकाशगंगा जिसका नाम है दुग्ध मेखला। इसी दुग्ध मेखला में क्या स्थित है, भुजा पर सूर्य स्थित है। सूर्य मरने के बाद कहाँ जाएगा, केंद्र में, और केंद्र भाग क्या बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल्ज या कृष्ण होल, अति कृष्ण विवरण, या तो ताराओं का अंत कहाँ होगा, ताराओं का अंत होगा कृष्ण विवरण में। कहाँ, बल्ज में होगा। कहाँ होगा, बल्ज में स्थित होगा। और इसी पे हमारे मिल्की वे के 3 × 10⁴ प्रकाश वर्ष दूर ताराओं का एक विशेष आकृति बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, तारामंडल। इसी तारामंडल में बहुत सारे तारामंडल स्थित है, जिसमें कि सूर्य क्या है, सूर्य अपना क्या है, एक मुख्य तारा है, जिसको कि सौरमंडल के क्या बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं। क्योंकि सूर्य से ही क्या स्टार्ट हो जाता है, सूर्य के बाद जितना भी आकाश पिंड पड़ते हैं वो किस में आ जाता है, सोलर मंडल में। किस में आता है, सोलर मंडल में। मतलब हमारी आकाश गंगाएँ में सूर्य समेत जितना भी आकाश गंगा आता है, सूर्य समेत जितना भी आकाश से पिंड आता है, सूर्य को मिला करके और सभी आकाश गंगा और सूर्य का समूह, सूर्य प्लस आकाश पिंड, आकाश पिंड, मतलब सूर्य के बाद जितना भी आकाश पिंड आएगा, ग्रह आएगा, क्षुद्र ग्रह आएगा, उपग्रह आएगा, नक्षत्र आएगा, सूर्य के बाद जितना भी आएगा, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, ये सब कहाँ पड़ते हैं, सौरमंडल में। कहाँ पड़ते हैं, सौरमंडल में। सौरमंडल कब स्टार्ट होता है, हमारे मिल्की वे के बाद जो सूर्य होता है, सूर्य समेत जितना भी आकाश पिंड पड़ते हैं, किस में पड़ते हैं, सौरमंडल में पड़ते हैं। इसी में पूछेगा कि सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, तो उस तारा का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। यहाँ पर लिख देते हैं, सूर्य के सबसे नज़दीक तारा, सूर्य के सबसे नज़दीक तारा, सूर्य के सबसे नज़दीक तारा, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। शॉर्ट में लिख देते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। चलिए आप देखते हैं तारा के बाद क्या देखेंगे, सौरमंडल। किसको देखेंगे, सौरमंडल को देखेंगे, क्योंकि सूर्य भी अपना क्या है, तारा है, जिसे सौरमंडल का क्या बोलते हैं, सौरमंडल का मुखिया बोलते हैं।